आज हम पढ़ेंगे अपने सामाजिक विज्ञान में सत्ता के साथ प्रतिरोध व सहयोग राजस्थान के संदर्भ में। आपको मैं बता दूं कि राजस्थान के अंदर ऐसे कौन कौन से शासक हुए, ऐसे कौन कौन से रियासतें थी, ऐसे कौन कौन से राजा थे जिन्होंने केंद्र में स्थित जो सत्ता थी, जैसे केंद्र के अंदर शुरुआत के अंदर जैसे गुलाम वंश था जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसके बाद में खिलजी वंश आता है, तुगलक वंश आता है, सैयद वंश आता है, लोधी वंश आता है और बाद में मुगल साम्राज्य की है वो नींव डाली जाती है। तो ये केंद्र के अंदर स्थित सत्ता का प्रतिरोध राजस्थान के संदर्भ में हम पढ़ेंगे कि केंद्र के अंदर जो सत्ता थी और राजस्थान के अंदर जो शासक हुए उनके बीच में कैसा संबंध रहा, उन्होंने उनका सहयोग किया या उनका विरोध किया, इसके बारे में है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सत्ता के साथ में प्रतिरोध व सहयोग। प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध करना और सहयोग का मतलब होता है उनके साथ में, उनके पक्ष में खड़े रहना, उनका सहयोग करना। तो इनके बारे में पढ़ेंगे कि किस शासक ने या किस रियासत ने, राजस्थान की किस शासक ने या किस रियासत ने है वो मुगल सत्ता या फिर जो केंद्र में स्थित सत्ता है उसका सहयोग किया और किस शासक अथवा रियासत ने इसका विरोध किया। राजस्थान के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे राव शेखा के बारे में। आपने नया नया नाम सुना होगा कि राव शेखा कौन है। राव शेखा का जन्म हुआ था 24 सितंबर 1433 ईस्वी में। 24 सितंबर 1433 ईस्वी में राव शेखा का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था मोकल और माता का नाम था निर्वाण। मोकल कौन थे? राव मोकल नान। नान कहाँ आया हुआ है? आमेर में, और आमेर कहाँ आया हुआ है? जयपुर के अंदर। तो आमेर जयपुर के अंदर आया हुआ है और उसके पास में छोटी रियासतें थी, वो थी नान, और नान के शासक कौन थे? मोकल। मोकल कौन थे? मोकल राव शेखा के पिता थे। तो उसके बाद में 1445 ईस्वी में 12 वर्ष की आयु में राज्यारोहण किया। किसने? राव शेखा ने। राव शेखा ने अपने पिता मोकल के बाद में राजगद्दी को संभाला, राज्य को संभाला और वे शासक बने मात्र 12 वर्ष की आयु में सन 1445 ईस्वी में। सन 1445 ईस्वी में मात्र 12 वर्ष की आयु में वे नान के शासक बने। महाराव की उपाधि उनको दी गई। किसके द्वारा? उस समय जो आमेर के शासक थे, आमेर के शासक कौन थे? उदयकरण। उदयकरण ने राव शेखा को महाराव की उपाधि दी। देखो ये राव तो थे लेकिन महाराव, ये उपाधि किसने दी थी? ये उपाधि उस समय आमेर के शासक उदयकरण ने इनको उपाधि प्रदान की थी। राव शेखा एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। इन्होंने अपने जो राज्य था उनका विस्तार किया, उनको है वो बढ़ाया। और क्या किया कि मात्र 16 वर्ष की आयु में इन्होंने मुल्तान, शेवर, नागरचल, यहाँ पे जो सांकला राजपूत थे, सांकला जाति के जो राजपूत थे, उन पर अचानक हमला कर दिया और हमला करके इन स्थानों को, इन रियासतों को है वो अपने राज्य के अंदर वो मिला दिया। किसको? मुल्तान, शेवर, नागरचल। यहाँ पे किस जाति के शासक कर रहे थे? सांखला जाति के राजपूत, सांखला राजपूत। उन पर अचानक हमला करके इन राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में है वो ले लिया मात्र 16 वर्ष की आयु के अंदर। यानी जिस समय अभी आपकी उम्र है 16 वर्ष, 17 वर्ष, इस उम्र के अंदर वे तलवारबाजी कर रहे थे, युद्ध लड़ रहे थे, बड़े बड़े जो योद्धा थे उनके साथ में तलवारों से, भालों से, तीरों से इनके साथ खेल रहे थे। जिस प्रकार आज अभी जो आप पबजी और लूडो के साथ खेलते हैं ना, तो उस समय वे वीर योद्धा थे और तलवारों के साथ खेलते थे। ये थी उनकी वीरता, और मात्र 16 वर्ष की आयु में। आगे लिखा है कि 1449 ईस्वी में आमेरसर को राजधानी बनाया। इन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई, उनका नाम रखा आमेरसर। और इसको कब बनाया? 1449 के अंदर। उनके बाद में भगवान जगदीश का मंदिर और इन्होंने एक किले का निर्माण करवाया जिसका नाम रखा गया शिकारगढ़ का किला। एक मंदिर का निर्माण करवाया। किसका मंदिर था? भगवान जगदीश का। जगदीश भगवान विष्णु।
और शिकारगढ़ किले का है वो निर्माण करवाया था 1477 ईस्वी में। कहाँ पे? आमेरसर के अंदर, जहाँ पे इन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई आमेरसर में, वहाँ पे भगवान जगदीश का और एक शिकारगढ़ किले का निर्माण 1477 ईस्वी के अंदर है वो करवाया था। उसके बाद में 1488 ईस्वी के अंदर रालावता, जो आमेर के पास में एक छोटा सा रियासत है, वहाँ पे इनका है वो देहांत हो गया था, मृत्यु हो गई थी सन 1488 ईस्वी के अंदर। इन्होंने अपने जीवन काल के अंदर कुल 52 युद्ध लड़े। कितने युद्ध लड़े? अपने जीवन काल के अंदर कुल 52 युद्ध अकेले ने लड़े थे। जयपुर के जो कछवा वंश था, जयपुर के अंदर कछवा वंश था, उनका एक उपशाखा थी, एक उपवर्ग था जिसका नाम था शेखावत। क्या नाम था? शेखावत। उस शेखावत उपवर्ग का जो संस्थापक था वो राव शेखा को माना जाता है। किसको? राव शेखा को। जयपुर के अंदर जो कछवा वंश है उनके अंदर एक उपवर्ग था, एक उपशाखा थी जिसका नाम था शेखावत, और इस शेखावत का जो संस्थापक माना जाता है वो राव शेखा को माना जाता है। इनकी पत्नी का नाम था गंगा कुमारी, और इस गंगा कुमारी ने आमेरसर के किले के मुहाने पर एक मंदिर बनवाया। वो मंदिर था कल्याण जी का मंदिर। किसका मंदिर? कल्याण जी का मंदिर। कहाँ पे बनवाया? आमेरसर जो किला है उसके मुहाने पर बनाया था। इनकी पत्नी जिनका नाम था गंगा कुमारी ने इन मंदिर का है वो निर्माण करवाया था। तो ये राजस्थान के आमेर के पास नान जो रियासत थी वहाँ के ये शासक थे, और इन्होंने आसपास के जो दूसरे जो मुस्लिम रियासतें थी उन पर भी अधिकार किया, और किसी भी स्थिति में वे केंद्र के अंदर जो सत्ता थी उनके समक्ष झुके नहीं, उनका है वो प्रतिरोध किया, उनका विरोध किया, उनका सहयोग इन्होंने नहीं किया। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण शासक के बारे में जिनका नाम है राणा हमीर, रणथंभौर के शासक। अब हम पढ़ेंगे रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान के बारे में। हमीरदेव चौहान के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, और इसके अंदर जो रणथंभौर के चौहान शाखा थी उसमें सबसे पहले बाघभट्ट के बाद में उनका पुत्र जैत्र सिंह शासक बना रणथंभौर का, और जैत्र सिंह के बाद में जैत्र सिंह ने अपने सबसे छोटे पुत्र हमीर को रणथंभौर का शासक है वो बना दिया। तो 1282 ईस्वी के अंदर राणा हमीर, जो हमीरदेव चौहान थे, उनका राज्यारोहण किया गया, उनका राज्याभिषेक किया गया, और वे रणथंभौर के शासक बन गए। कब बने? सन 1282 ईस्वी में। उसके बाद में जैसे ही राजा बने हमीरदेव चौहान ने दिग्विजय की नीति अपनाई। कौन सी नीति? दिग्विजय की नीति का मतलब होता है अपने आसपास के जितने भी रियासतें, जितने भी राज्य हैं, और उन राज्यों पर अधिकार करना और उनको अपने राज्य में है वो शामिल करना, यानी अपने राज्य का विस्तार करना, अधिक से अधिक विस्तार करना, जिसको साम्राज्यवाद की नीति भी कहते हैं। उस नीति का इन्होंने अनुसरण किया, और इस नीति के तहत उन्होंने दक्षिण परमार शासक भोज को पराजित किया, चित्तौड़ पर आक्रमण किया और उसे अधिकार में लिया, आबू को भी अपने अधिकार में लिया, वर्धन, पुष्कर और चंपा को भी अपने अधिकार में लिया, और इन सब को अपने अधिकार में लेकर के अपने साम्राज्य, अपने जो रणथंभौर जो राज्य था, अपना जो साम्राज्य था उसके अंदर है वो मिला दिया। और चंपा पर अधिकार करने के बाद में ये वापस रणथंभौर की ओर लौटता है, और लौट करके जब ये वापस आता है तो इस दिग्विजय के उपलक्ष्य में वो एक यज्ञ का निर्माण करवाता है, एक यज्ञ का आयोजन करवाता है, और उस यज्ञ का नाम होता है कोटियजन यज्ञ। उस यज्ञ का क्या नाम होता है? कोटियजन यज्ञ। ये क्यों करवाता है? इस यज्ञ का आयोजन दिग्विजय के उपलक्ष्य में करवाता है। ठीक है। राणा हमीर के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने जीवन काल के अंदर 17 युद्ध लड़े थे। कुल कितने युद्ध लड़े? 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 युद्धों के अंदर ये विजय रहे थे। कितने युद्धों में? 17 में से 16 युद्धों के अंदर ये विजय रहे, लेकिन एक युद्ध में इनको पराजय का मुंह देखना पड़ता है, और वो होती है अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे। तो 17 में से 16 युद्धों के अंदर इनको जब विजय प्राप्त होती है और इनकी ताकत दिनों दिन बढ़ती जाती, और ऐसी स्थिति के अंदर दिल्ली के अंदर उस समय किसका शासन था? खिलजी वंश का शासन था। किसका था? खिलजी वंश का।
और खिलजी वंश के अंदर जो राजा था उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी उस समय दिल्ली का शासक था। तो जलालुद्दीन खिलजी नहीं चाहता था कि हमीरदेव चौहान किसी भी स्थिति में दिल्ली का शासक बने। क्यों? और ये चिंतित था कि हमीरदेव चौहान जिस प्रकार से दिग्विजय की नीति अपना रहा है और वो दिनों दिन अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, कहीं ये मुझे हरा करके दिल्ली पर अधिकार न कर ले, ऐसा सोच करके जलालुद्दीन खिलजी है वो हमीरदेव को पराजित करना चाहता था और इसलिए इसने रणथंभौर पर आक्रमण किया। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया? रणथंभौर पर आक्रमण किया। तो जैसा कि यहाँ लिखा है कि जलालुद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर क्या हुआ? आक्रमण किया। तो इन्होंने रणथंभौर पर अधिकार करने में आक्रमण कर दिया। वहां से वो रवाना होता है एक बड़ी सेना के साथ में और रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाने वाला जो झाइन दुर्ग होता है वहां पे इन्होंने उन समेत रणथंभौर दुर्ग के आसपास घेराबंदी कर दी। अपने सैनिकों से क्या कर दी? चारों तरफ घेराबंदी कर दी, कोई भी अंदर से बाहर या बाहर से अंदर है वो न आ जा सके। इस प्रकार से इन्होंने घेराबंदी की और वो कई महीनों तक उन दुर्गों की, जो रणथंभौर दुर्ग था, उनकी घेराबंदी करके बैठे रहे। लेकिन हमीर द्वारा रणथंभौर दुर्ग की इस प्रकार से मोर्चाबंदी की गई थी कि जलालुद्दीन खिलजी उस मोर्चाबंदी को तोड़ नहीं पाया और अंततः जलालुद्दीन खिलजी क्या हुआ? इसमें असफल हो गया। रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार करने में क्या हो गया? असफल हो गया, हार गया। और हार करके वो वापस 1291 में दिल्ली है वो रवाना हो गया। अब जब वो दिल्ली रवाना होता है और वहाँ पे जाकर अपनी दिल्ली के अंदर शासन स्थापित करता है, वापस शासन संभालता है, तो उसका जो भतीजा और दामाद होता है, इसका जो जलालुद्दीन खिलजी का जो भतीजा, जैसा कि हमने पढ़ा पहले जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, भतीजा या फिर जो दामाद होता है जिसका नाम होता है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना, ये हमने पहले पढ़ा था। जलालुद्दीन खिलजी का दामाद होता है, भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी, वो क्या करता है? वो जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है। क्या करता है? मार देता है, इसकी हत्या कर देता है और हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी स्वयं है वो दिल्ली का क्या बन जाता है? शासक बन जाता है, दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या चाहता है? अलाउद्दीन खिलजी समस्त भारत पर अपना अधिकार करना चाहता है। वो कहता है कि संपूर्ण भारत के अंदर खिलजी वंश का शासन हो और इसके लिए उसके जो मार्ग के अंदर एक ही बाधा थी और वो बाधा थी कौन? हमीरदेव चौहान। वो बाधा कौन थी? हमीरदेव चौहान। क्योंकि राजस्थान के अंदर हमीरदेव चौहान उनकी शक्ति प्रतिदिन दिनों दिन है वो क्या होती जा रही थी? बढ़ती जा रही थी। और इस कारण उनकी बढ़ती शक्ति से अलाउद्दीन खिलजी क्या था? चिंतित था। हमीर की बढ़ती शक्ति से अलाउद्दीन खिलजी क्या था? चिंतित था और वो किसी भी तरीके से हमीरदेव चौहान पर क्या करना चाहता था? आक्रमण करना चाहता था और उन्हें हरा करके और अपनी भारत के अंदर खिलजी वंश की एक छत्र जो शक्ति है, जो राज्य है, उसको स्थापित करना चाहता था। तो हमीरदेव की बढ़ती शक्ति से अलाउद्दीन खिलजी चिंतित था और इसके लिए अलाउद्दीन द्वारा हमीर पर आक्रमण करने का मौका मिलना। अब वो चिंतित था कि किस प्रकार से हमीर पर आक्रमण के, कोई कारण तो होना चाहिए, कोई बहाना तो होना चाहिए, और अचानक उससे एक बहाना मिल जाता है। उन पर हमीरदेव पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन खिलजी को क्या मिल जाता है? बहाना मिल जाता है, ठीक है। और वो बहाना क्या होता है? देखिए, मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह को हमीर द्वारा क्या देना? शरण देना और खिलजी को देने से मना कराना। अब इस बिंदु को आप समझिए कि मंगोल सेनापति था मोहम्मद शाह और एक था के हब्रू। मैं दोनों के बारे में बताता, आपको समझ में आ जाएगा। एक था मोहम्मद शाह, ये मंगोलों का सेनापति था, और एक था के हब्रू। ये दो जने थे। इन्होंने क्या किया? ये अलाउद्दीन खिलजी के सेना के अंदर सेनापति थे। ये तो वैसे मंगोल सेनापति था, भागकर वहां से आया अलाउद्दीन खिलजी के पास में। अलाउद्दीन खिलजी ने इनको अपने सेना में सेनापति रखा और इन दोनों ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी के पास में जो भी उनके जो भंडार गृह के अंदर, कोष के अंदर जो धन था, जो अन्य सामग्री थी, उनको लूट करके और वो दोनों यहां से भाग गए और भाग करके कहां चले गए? हमीर के पास में।
किसके पास में? रणथंभौर चले गए हमीर के पास में, क्योंकि उस समय हमीर ही ऐसा शासक था जो इनको शरण दे सकता था, क्योंकि वो ताकतवर था। अलाउद्दीन खिलजी का सामना केवल ये ही व्यक्ति कर सकता था, और इस कारण मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह और उसका जो साथी था केहबरू, ये दोनों भाग करके कहाँ आ गए? हमीर के पास में आ गए। और हमीर के पास में आकर इन्होंने क्या कहा कि हमें शरण दीजिए, आप जो कहेंगे हम वैसा करेंगे। तो हमीर ने क्या किया? इनको शरण दे दी। फिर हुआ यूं कि अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर से कहा कि ये मेरा है वो दुश्मन है, मोहम्मद शाह है वो मेरा दुश्मन है, और आप इसे मुझे वापस लौटा दीजिए। लेकिन हमीर ने क्या कहा? हमीर ने कहा कि चाहे शत्रु ही क्यों ना हो, चाहे मेरा मित्र हो चाहे शत्रु हो, लेकिन यदि एक बार वो मेरी शरण में आ जाए तो फिर मैं उसे लौटाने वाला नहीं हूं। ठीक है ना? तो इस प्रकार हमीर ने क्या कर दिया? खिलजी को मना कर दिया कि मैं किसी भी स्थिति में शरण में आए हुए व्यक्ति को, जबकि वो बड़ी ही विपदा में है, मैं उसको वापस नहीं लौटा सकता, आपकी जो इच्छा वो आप कर सकते हैं। इस प्रकार खिलजी को मना कर दिया। आगे क्या होता है कि अब मौका मिल जाता है अलाउद्दीन खिलजी को हमीर पर, रणथंभौर पर आक्रमण करने का, और वो मौका नहीं चूकता है। और इस मौके की तलाश में वो क्या करता है? उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में रणथंभौर पर आक्रमण होता है। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं नहीं आता है, वो अपने दो सेनापति जिसका नाम होता है उलूग खां और नुसरत खां, इन दोनों के क्या करता है? इन दोनों के नेतृत्व में एक विशाल सेना लेकर के रणथंभौर पर आक्रमण के लिए इन दोनों को है वो भेज दिया जाता है। आगे क्या होता है कि वे दोनों सेना लेकर के आते हैं, विशाल सेना के साथ में रणथंभौर पर आक्रमण करते हैं। लेकिन रणथंभौर से पहले रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाने वाला एक अन्य दुर्ग था जिसका नाम था जाहिन का दुर्ग। क्या था? जाहिन का दुर्ग। यानी ऐसा कहा जाता है कि यदि जाहिन दुर्ग पर कोई व्यक्ति या कोई शासक अधिकार कर लेता था तो वो निश्चित रूप से रणथंभौर दुर्ग पर है वो अधिकार कर लेगा। क्यों? क्योंकि इस दुर्ग को क्या कहा गया है? कुंजी कहा गया। कुंजी का मतलब होता है चाबी की, यानी इस दुर्ग को यदि कोई जीत ले तो उसको रणथंभौर दुर्ग को जीतने की चाबी मिल जाती। ठीक है ना? तो उलूग खां और नुसरत खां ने क्या कर दिया? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाने वाला जो जाहिन दुर्ग था उस पर क्या कर दिया? अधिकार कर लिया, उसको जीत लिया। ठीक है? उसको जीतने के बाद में क्या किया? अब इधर उन्होंने जाहिन दुर्ग को जीत लिया, नुसरत खां और उलूग खां ने, और इधर रणथंभौर के अंदर राणा हमीर क्या कर रहे थे? राणा हमीर ने कोटियजन यज्ञ किया था। कोटियजन यज्ञ चल रहा था और नियम के अनुसार वो मौन व्रत धारण किए हुए थे। ठीक है ना? तो खुद है वो युद्ध के लिए वो नहीं गए, और उन्होंने भी, हमीरदेव चौहान ने भी अपने दो सेनापति थे जिनका एक का नाम था भीम सिंह और दूसरे का नाम था धर्म सिंह, इन दोनों के नेतृत्व में खिलजी सेना का विरोध करने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए अपने दोनों सैनिकों के नेतृत्व में सेना को है वो भेज दिया। तो इधर अलाउद्दीन खिलजी की सेना जिसका नेतृत्व कर रहे थे नुसरत खां और उलूग खां, और इधर हमीरदेव चौहान की सेना का नेतृत्व कर रहे थे भीम सिंह और धर्म सिंह। अब इन दोनों के बीच में जबरदस्त युद्ध होता है, और इस युद्ध के अंदर भीम सिंह और धर्म सिंह दोनों अलाउद्दीन खिलजी की सेना का है वो बुरी तरीके से पराजित कर देते हैं और उनको वहां से भगा देते हैं। और उनको जो भी वहां से धन प्राप्त होता है, उनकी सेना से जो भी सामान प्राप्त होता है, रसद प्राप्त होती है, उन रसद को लेकर के और वे वापस रणथंभौर की ओर लौट आते हैं और वे है वो भाग जाते हैं। होता यूं है कि भीम सिंह और धर्म सिंह के नेतृत्व में खिलजी सेना का प्रतिकार होता है। उसके बाद में क्या होता है कि जब ये दोनों जीत करके वापस रणथंभौर दुर्ग में आ रहे थे, तभी इनको सूचना मिलती है कि वापस खिलजी सेना ने है वो आक्रमण कर दिया। तो क्या होता है कि भीम सिंह धर्म सिंह से कहते हैं कि आप है वो इस माल को, जो धन दिया था, उन्होंने लूटा था खिलजी सेना से, उनको लेकर के आप दुर्ग में जाइए। और भीम सिंह ने कहा कि मैं है वो खिलजी सेना का है वो मुकाबला करता हूं। तो उलूग खां क्या करता है? उलूग खां द्वारा पुनः आक्रमण और भीम सिंह की मृत्यु। लेकिन अब की बार उलूग खां वापस सेना लेकर के आता है और इधर भीम सिंह उन सेना का मुकाबला करता है, और इस प्रकार दोनों के बीच में युद्ध होता है। और अब की बार उलूग खां जीतता है और भीम सिंह है वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और आगे उलूग खां की हिम्मत नहीं होती कि वो आगे बढ़कर के रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करे, और इसलिए वो क्या करता है? सेना लेकर के वापस है वो दिल्ली चला जाता है। उसके बाद में क्या होता है? पुनः आक्रमण और भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। और इधर अब वो वापस अलाउद्दीन खिलजी
अब तक संतुष्ट नहीं था, क्योंकि अब तक हमीरदेव चौहान पराजित हुआ ही नहीं था, केवल उनका सेनापति ही मारा गया था। तो उन्होंने क्या किया कि वापस एक विशाल सेना नुसरत खां और उलूग खां के नेतृत्व में वापस भेजी हमीरदेव चौहान पर आक्रमण करने के लिए। और अब की बार क्या होता है कि जब वे युद्ध कर रहे होते हैं तभी रणथंभौर किले से एक गोला आता है, बारूद का गोला आता है, और गोले के फटने से जो खिलजी सेना का सेनापति था नुसरत खां, वो क्या होता है, वो मारा जाता है। और नुसरत खां के मारे जाने से क्या होता है कि जो सेना होती वो सेना भाग जाती, जो तुर्की सेना होती वो भाग जाती, डर जाती और वो चली जाती। तो दूसरा जो सेनापति था उलूग खां, वो एक समाचार भेजता है अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली कि सेना है वो यहाँ से भाग रही है और नुसरत खां की मृत्यु हो चुकी है। तब वहाँ की जो दिल्ली में बैठे अलाउद्दीन खिलजी ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए स्वयं एक विशाल सेना लेकर के दिल्ली से रणथंभौर की तरफ कूच किया, रवाना हुआ। और जब वो यहाँ पे आया तो कई दिनों तक पूरे दुर्ग की घेराबंदी करके वो बैठा रहा। ऐसा कहा जाता है कि लगभग उसको 1 साल हो गया था उस दुर्ग की घेराबंदी किए हुए, 1 साल तक वो बैठा रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब वो यहाँ पे बैठा रहा तो पीछे दिल्ली के अंदर और अवध के अंदर क्या हो गए, विद्रोह हो गए। जब वो यहाँ आ गया और 1 साल तक यहाँ बैठा रहा, काफी समय तक यहाँ बैठा रहा, तो पीछे दिल्ली और जो अवध साम्राज्य था वहां पे क्या हो गया, विद्रोह हो गया, विद्रोह की स्थिति होगी। और ऐसी स्थिति के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने केवल कि इनसे हमीर से आमने सामने के युद्ध में हम नहीं जीत सकते क्योंकि ये बड़े वीर हैं, ताकतवर हैं, और इसलिए उन्होंने एक दूसरा मार्ग अपनाया। और दूसरा मार्ग क्या था, छल कपट का। कौन सा मार्ग अपनाया इन्होंने, छल कपट का मार्ग है। तो खिलजी द्वारा छल कपट का सहारा लेना और संधि का प्रस्ताव भेजना। अब अलाउद्दीन खिलजी इनको आमने सामने के युद्ध में पराजित नहीं कर सकता था, तो इसलिए उन्होंने छल कपट का सहारा लिया और अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान को एक प्रस्ताव भेजा। कैसा प्रस्ताव, संधि का प्रस्ताव, कि हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं। लेकिन इसके पीछे इसका उद्देश्य क्या था, एक षड्यंत्र था कि कैसे भी करके इनको बंदी बनाना था। हमीरदेव चौहान ने क्या किया, हमीरदेव चौहान ने संधि का प्रस्ताव स्वीकार किया और अपने जो 2 सेनापति थे, रणमल और दूसरा था रतिपाल, इन दोनों को संधि करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के शिविर था वहां पे इनको भेज दिया। लेकिन होता क्या है कि ये दोनों क्या कर देते हैं, ये दोनों हमीरदेव चौहान के साथ क्या कर देते हैं, विश्वासघात कर देते हैं, धोखा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, धोखा कर देते हैं। यानी वहां पे अलाउद्दीन खिलजी इन दोनों को कहते हैं, रणमल और रतिपाल को कहते हैं कि यदि तुम हमें दुर्ग के अंदर जाने का गुप्त मार्ग यदि बता दो तो मैं तुम्हें हमीरदेव चौहान को मृत्यु के बाद में रणथंभौर का शासक बना दूंगा, इस किले की पूरी जिम्मेदारी तुम दोनों को सौंप दूंगा। ये इन दोनों को लालच दिया और इस लालच में आकर के ये हमीरदेव चौहान के साथ में विश्वासघात कर देते हैं और जो अलाउद्दीन खिलजी है उनको है वो दुर्ग के भीतर जाने का जो गुप्त मार्ग होता है वो बता देते हैं। ठीक है, तो गुप्त मार्ग बताने से क्या होता है, जो खिलजी सेना होती है वो दुर्ग के अंदर क्या कर जाती है, प्रवेश करती है। अब दुर्ग के अंदर उन्होंने प्रवेश किया तो अचानक प्रवेश से सभी सैनिक तैयार नहीं थे और ऐसी स्थिति के अंदर दोनों पक्ष में आपस में युद्ध है वो होना शुरू हो गया। और इस युद्ध के अंदर 11 जुलाई 1301 को ये युद्ध शुरू होता है और इस युद्ध के अंदर जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती है, वो जल जोहर करती हैं। रणथंभौर के अंदर कैसा जोहर हुआ था, जल जोहर हुआ था। जल जोहर का मतलब होता है पानी में कूद कर, गहरे पानी में कूद करके अपने प्राणों को त्यागना। तो किसके नेतृत्व में हुआ था, हमीरदेव की पत्नी जिसका नाम था रंग देवी, या कहीं कहीं हमें रंगा देवी देखने को भी मिलता है, रंग देवी, और उनकी पुत्री थी जिसका नाम था पद्मला। ठीक है, इन दोनों के नेतृत्व में महिलाओं द्वारा क्या किया गया, जल जोहर, और पुरुषों ने केसरिया साफा पहन करके और साका किया। वे युद्ध भूमि में कूद पड़े और शत्रु सेना पर टूट पड़े और दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ और अंत में जो राणा हमीर है वो वीर गति को प्राप्त हुए। और इस प्रकार 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर पर खिलजी का क्या हो गया, अधिकार हो गया। जब खिलजी का रणथंभौर पर अधिकार हुआ और रणमल और रतिपाल जिन्होंने
इन हमीरदेव चौहान के साथ में धोखा किया था, विश्वासघात किया था। उन्होंने कहा कि अब हमें यहाँ का शासक बना दीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनको क्या कहा? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि जब तुम अपने स्वामी के नहीं हो सके, जिनके साथ जिनका आपने नमक खाया, बचपन से उनके साथ में रह रहे हैं, जब आप उनके साथ में विश्वासघात कर सकते हैं, धोखा कर सकते हैं, तो फिर मेरे साथ में क्यों नहीं कर सकते? और ऐसा कह करके अलाउद्दीन खिलजी ने जो रणमल और रतिपाल थे, इन दोनों को क्या कर दिया? मरवा दिया कि ये अपने स्वामी के नहीं हुए तो फिर मेरे क्या होंगे। तो धोखा करने वालों का अंत में यही हाल होता है और उनका भी यही हाल हुआ। तो इस प्रकार वहां पे उस समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ में एक विद्वान था और उस विद्वान का नाम था अमीर खुसरो। क्या नाम था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने हमीरदेव चौहान के बारे में कहा है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये कहा था अमीर खुसरो ने। किसके बारे में? हमीर के बारे में। कि सिंह सवन का मतलब होता है, जो शेर होता है ना, वो सिर्फ एक बार ही संतान पैदा करता है। सिंह सवन सतपुरुष वचन, और जो विद्वान पुरुष होता है वो सिर्फ एक बार ही अपनी बात को है वो कहता है। और इसी प्रकार जो केला होता है वो एक बार ही फलता है। और जो स्त्री होती है, तिरिया तेल यानी स्त्री होती है, उसकी शादी एक बार ही होती है। उसकी जो पीठी बोलते हैं ना, पीठी लगती है, वो पीठी एक बार ही लगती है। और उसी प्रकार जो हमीर है, उसकी हट का मतलब वो इतना जिद्दी था कि एक बार उसने जो निर्णय ले लिया कि मुझे ये करना है, मतलब करना है बस, तो उसके बाद में वो किसी के नहीं सुनता था। ठीक है ना? तो ये उनके बारे में अमीर खुसरो ने कहा था कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार। आगे इन्होंने, राणा हमीर ने अपने पिता के द्वारा 32 वर्ष की जो शासनकाल की अवधि थी, उसकी याद में 32 खंभों की छतरी है वो बनवाई थी, जिसको न्याय की छतरी भी है वो कहा जाता है। और अपने पुत्री जिसका नाम था पद्मला, उसकी याद में पद्मला तालाब भी है वो उन्होंने बनवाया था। और इस प्रकार जो रणथंभौर के अंदर चौहान शाखा थी, वो चौहान शाखा हमीरदेव इसकी मृत्यु के साथ में ही हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो आज हमने हमीरदेव चौहान और राव शेखा के बारे में पढ़ा, राजस्थान के संदर्भ में, कि किस प्रकार से जो दिल्ली के अंदर जो केंद्र में जो सत्ता थे, उनका प्रतिरोध इन्होंने किस प्रकार से किया था। अब हम कल पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में, राजस्थान केसरी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने मुगलों के खिलाफ वो किस प्रकार से विद्रोह किया, किस प्रकार से विरोध किया, उन्होंने किस प्रकार से युद्ध किया और उनका परिणाम क्या रहा।